नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। शख्सियत सफर जिंदगी का हमारी कोशिश इसको प्राइम टाइम पर दिखाने की इसलिए है कि लोगों को कुछ अलग हटके मिले। और लोकतंत्र का जो सबसे बड़ी ताकत है, लोकतंत्र का मंदिर है, वो मध्य प्रदेश विधानसभा है। और विधानसभा में एक तरफ माननीय जो 230 माननीय विधायक होते हैं, उनके से के साथ साथ पूरे सचिवालय को, और मध्य प्रदेश में विधायिका का जो काम चलता है उसके प्रमुख हैं अवधेश प्रताप सिंह जी, जो विधानसभा के प्रमुख सचिव हैं। आज हम उनसे तारुफ कराएंगे हमारे दर्शकों का, और हम इसलिए कराना चाहते हैं कि बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव से, जहां आपने जन्म लिया, अभावों में, अव्यवस्थाओं में, क्योंकि शिक्षा का पर्याप्त इंतजाम नहीं होता है, सुविधाएं पर्याप्त नहीं होती हैं, और उसके बाद अगर शीर्ष पद पर पहुंचते हैं, और पहुंचने के साथ साथ आम आदमी में एक भावना रहती है कि शीर्ष पद पर सफलता बहुत आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, सफलता कड़े संघर्ष से मिलती है, समर्पण से मिलती है, और कठिनाइयों का सामना करने के बाद मिलती है। ऐसी ही शख्स आज हमारे साथ हैं श्री अवधेश प्रताप सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज चैनल पर। हम अपने दर्शकों को आपकी शुरुआत से लेकर जर्नी, आज आप जहां बैठे हैं, जन्म से लेकर और संघर्ष के, वो हमारे दर्शकों को शेयर करेंगे आप, कि आपने जब बुंदेलखंड के जिस गांव में आपने जन्म लिया था, उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि परिवार में आपके राजनीतिक पिताजी मंत्री भी रहे हैं, विधायक रहे हैं कई बार, तो आपको लगता है कि ऐसे माहौल में और इस पद पर आने के बाद आपको किस तरीके से लगता है कि जहां आप आज शिखर पर हैं और उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है आपके ऊपर? देखिए, आपने सही कहा कि बुंदेलखंड क्योंकि एक बहुत हमारे प्रदेश का पिछड़ा क्षेत्र है, और मेरा गांव ग्राम जेवर है, टीकमगढ़ जिले में आता है। तो हमारा कृषक परिवार था, और जैसा रहता है कि खेती किसानी और ये जो हमारे पारिवारिक वो था, व्यवसाय था, उसके मध्य में जो है हम लोगों ने शिक्षा ग्रहण की, बड़े बड़े सभी सारी व्यवस्थाएं वहाँ नहीं। तो ये गांव बहुत पिछड़ा था, बहुत छोटा था, यहाँ तक कि 8वीं के बाद वहाँ स्कूल भी नहीं था जी। तो वो स्थितियां चलती थी। दूसरा, क्योंकि जैसा पहला रहा, रियासतों का जमाना था जी। तो उस समय की जो स्थितियां रहती थी, संघर्ष की स्थिति परिवार में थी, पिताजी भी संघर्ष कर रहे, सारी स्थितियां थी। उस समय शादियां बहुत जल्दी हो जाया करती थी, तो मैं ही घर में बड़ा था जी। तो जब 8वीं की बात आई, तो 8वीं तक उसमें बोर्ड हुआ करते थे, तो हमारे घर में पिताजी चर्चा करते थे, गाहे बगाहे कान में पड़ने की बात, कि 8वीं के बाद हमारे पास कैसे ये आगे पढ़ेंगे जी। तो ये सीधे चल रही थी, लेकिन लास्ट में ये हुआ कि जब परीक्षा के बाद आखिरी दिन था विद्यालय का जी, तो हमारे जो सभी अध्यापक गण थे, उन्होंने सारे छात्रों को बुलाया। उन्होंने कहा, भाई आज आखिरी दिन है, और अब जब इसका रिजल्ट आएगा उसके बाद ही फिर विद्यालय खुलेगा। और लेकिन जो है, अगर कुछ बच्चों को जो मेहनत करेंगे और गर्मियों की छुट्टियों में खेलेंगे नहीं, उनके लिए एक योजना है। और उसमें उन्होंने ये कहा कि उसमें एक वजीफा मिलेगा और उनको एक अच्छे स्कूल में पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने अपना हाथ खड़ा कर दिया, क्योंकि हमें घर में हमारे माता पिता ये चर्चा करते थे कि आगे क्या स्थिति होगी, ये कहाँ पढ़ेंगे, कहीं स्कूल भी नहीं है और घर में इतने संसाधन नहीं है। तो मैंने सबसे पहले कहा कि सर हम नहीं जो है खेलेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप 6 से 8वीं तक का जितना कोर्स है उसको पूरा रिवाइज करना पड़ेगा, और उसमें पूरी मेहनत करोगे तो हमारे यहाँ से एक शिक्षक आपके साथ जाएंगे, और टीकमगढ़ उसका एग्जाम होगा, वो देंगे, और वो राष्ट्रीय ग्रामीण प्रतिभावान परीक्षा योजना होगी, जो केंद्र सरकार ने शुरू की थी। उसमें ये प्रावधान था कि हर तहसील से 2 प्रतिभावान बच्चे चयन किए जाएंगे, जिसमें उनको 100 रुपए स्कॉलरशिप मिलेगी, और मॉडर्न मल्टीपर्पज हायर सेकेंडरी स्कूल हर जिले में एक था, उसमें उनको हॉस्टल में रहकर पढ़ाना पड़ेगा। तो उन्होंने ऐसा हमको समझाया। तो मैंने मन ही मन सोचा, मैंने कहा नहीं, हम इसमें सिलेक्ट होंगे। और हमने ना घर बताया ना किसी को बताया, हमने कहा नहीं, हम इसमें हमारा फॉर्म भर दीजिए और मैं जाऊंगा, मैं नहीं खेलूंगा गर्मी में। तो मैं अपना चुपचाप घर में पढ़ता रहा, और हुआ, और फिर कुछ बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, ऊपर वाले की मेहरबानी हुई कि मैं उसमें चयन हो गया मेरा, क्योंकि परीक्षा थी, निष्पक्ष थी, पूरे नेशनल लेवल की एग्जाम था वो। तो जब रिजल्ट आया तो जो है, वहाँ गांव था, छोटा सा पोस्ट ऑफिस रहता था, तो एक उपाध्याय जी ही थे वहाँ, डॉक्टर अशोक उपाध्याय थे, उनके घर में वो पोस्ट ऑफिस रहता था। तो जब उन्होंने देखा कि ये भारत सरकार, उस पर लिखा हुआ था लेटर जो आया, तो उन्होंने सोचा भारत सरकार, और मैं तो मतलब पढ़े, तो उसके लिए कहाँ से आया होगा, तो सबको उत्सुकता हुई आसपास, क्योंकि छोटा गाँव कम चिट्ठियां आती थी। तो उन्होंने खोल के देखा, तो उन्होंने कहा कि ये इनके लिए सिलेक्शन का वो है। तो वो घर आए और हमारी मदद से कहने लगे कि आप वो खिलाओ, लड्डू खिलाइए। तो उन्होंने कहा, काय के लड्डू?
जो जैसा बुंदेलखंड, उन्होंने कहा कि इन्हें जो है वो मिली स्कॉलरशिप मिली। अब उस समय स्कॉलरशिप की मीनिंग भी हम लोग नहीं जानते थे, तो उन्होंने कहा क्या होती है स्कॉलरशिप, क्या होता है, उससे क्या मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि इनको जो है अच्छे स्कूल में पढ़ने को मिलेगा और 100 रुपए इनको वजीफा मिलेगा। तब हम लोगों को समझा वो, तो ऐसे करके फिर रास्ता बना। फिर हम लोग निवाड़ी जो मॉडल मल्टीपर्पज हायर सेकेंडरी स्कूल है वहां फिर हम पढ़ने के लिए गए। बाकी पिताजी के संघर्ष का समय चलता रहा, लोगों ने जो है उनके खलिहान में आग लगा दी और दूसरी चीजें जो जैसा रहता है, क्योंकि वहाँ का परिवेश था, तो वो सारा कई बार वो कहते हैं कि जो तुम्हें 100 रुपए स्कॉलरशिप मिलती थी उससे हमारा खर्चा भी चल जाता था, क्योंकि हॉस्टल था तो गांव से हम गेहूं और जो सामग्रियां वो हम ले जाते थे, बाकी कोई ऐसा खर्चा वहां रहता नहीं था। तो इस तरह से जो है वो जीवन यात्रा फिर आगे बढ़ी और हमने फिर हायर सेकेंडरी वहां से की। हायर सेकेंडरी करते करते जो हमारा, क्योंकि उस समय ये होता था कि हायर सेकेंडरी के परसेंटेज के आधार पर ही आगे के एडमिशन होते थे, तो हमने मैथ लिया हुआ था तो इंजीनियरिंग कॉलेज का चॉइस थी कि उसमें एडमिशन होगा। चांस की बात, तब तक जो है पिताजी भी को एमएलए बन गए उस समय 1978 में। जब हमारा इसमें रिजल्ट आ गया तो 80% के आसपास आया, उन्होंने कहा 80% में कहीं ना कहीं एडमिशन यहाँ मध्य प्रदेश में हो जाएगा, क्योंकि उस समय कोई एग्जाम नहीं होते थे, केवल मेरिट के आधार पर होते थे। और ये था कि चूंकि जब गवर्नमेंट बनी थी जनता पार्टी की, तो ये भी इनकी पोजीशन भी अच्छी थी, तो उन्होंने कहा कि अगर जो उच्च शिक्षा मंत्री होता है उसकी हर इसमें इंजीनियरिंग कॉलेज में 2 सीट रहती है, तो वो अगर रिकमेंडेशन कर देंगे, अनुशंसा कर देंगे तो किसी भी उसमें भोपाल या उसके आसपास हो सकता है। तो जब ये बात हमारे जो उन्होंने डॉक्टर साहब ने भी कही और जो परिचितों ने कही, तो उन्होंने पिताजी ने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, हम ये इसमें नहीं करेंगे, इनका जहाँ एडमिशन हो गया ना वहीं जाना पड़ेगा, और मैं कोई सिफारिश नहीं करूंगा, ना मैं उच्च शिक्षा मंत्री किसी से बोलूंगा। तो हम लोग सब बिल्कुल मायूस होकर सामने कहा ठीक है भाई रिजल्ट आते देखते हैं। तो मेरा एडमिशन हुआ जाके हरियाणा में, कुरुक्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज में। अब हरियाणा मतलब एक छोटे से कस्बे से, गांव से एकदम वहां जाना जैसे बिल्कुल जैसे विदेश में जाना। तो हमारी मदर भी, दादी भी, रोए भी, वो कहेंगे भाई कहाँ जाएगा बच्चा और ये वो। तो पिताजी ने कहा कि नहीं, यहाँ हम सिफारिश कराएंगे तो इसकी पढ़ाई प्रभावित होगी और हमारी ये पॉलिटिक्स प्रभावित होगी, तो मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ। जाएगा तो हम ढूंढ लाएंगे, गुम जाएगा तो हम ढूंढ लाएंगे, लेकिन को जाना वहीं होगा। अल्टीमेटली हुआ कि हम गए वहाँ, कुरुक्षेत्र गए, वहाँ एडमिशन हो गया, वहाँ हमने हॉस्टल में वो भी ले लिया। और फिर क्योंकि अब परिवेश बदल गया, साथ साथ क्या था, क्योंकि उस समय ये रहता था कि इसकी छूट रहती थी इंग्लिश की, आपको लेना है तो लें, हाँ कंपलसरी नहीं था, संस्कृत कंपलसरी थी। तो मीडियम भी यहाँ हिंदी था, लेकिन वहाँ इंजीनियरिंग में गए तो वहाँ पूरा 100% इंग्लिश मीडियम हो गया। तो वो भी एक संघर्ष की स्थिति। तो हम अपने टीचर्स को चिट्ठी भी लिखे, फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप में कैपेबिलिटी है, आप कर सकते हो, ये है वो। तो हमने खैर मेहनत की और फिर हमने वहाँ उसको किया। तो हमने फर्स्ट ईयर वहाँ पे कर ली। उसके बाद जो है फिर हम लोगों को ये लगा कि नहीं, हम अब वहाँ पूरा 5 साल हम नहीं रहेंगे, हमको वहाँ नहीं जम रहा है। तो आज अल्टीमेटली चर्चा होते होती है तय हुआ अच्छा ठीक है, आजकल तो कंपटीशन का जमाना है, तो आप इंजीनियरिंग छोड़ दीजिए, ग्रेजुएशन कर लो। ग्रेजुएशन कर लीजिए, ग्रेजुएशन के बाद जहाँ आपको कंपटीशन में देना हो वहाँ चले जाए। तो फिर हमने ग्रेजुएशन किया, वहीं से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी किया, और ग्रेजुएशन के बाद फिर हम भोपाल आए। तो भोपाल से हमने फिर भोपाल यूनिवर्सिटी से पीजी किया, रीजनल प्लानिंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के। उस समय क्योंकि क्या गाइडेंस भी आगे कोई चाहे जैसे हाँ तो आपको कंपटीशन देना था, ऐसा कुछ ज्यादा ना कोचिंग थी ना कोई ऐसा गाइड करने वाला था। तो जिसने जो कह दिया उन्होंने कहा ठीक है आप तो यहाँ आए। तो यहाँ सबने कहा कि भाई 24 घंटे तो कंपटीशन तैयारी होती नहीं, कोई कोर्स ज्वाइन करना हो तो कर सकते हैं। तो मैंने ये किसी ने सजेस्ट किया कि वो MA इन रीजनल प्लानिंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट था, लेकिन रिजर्व बैंक की उससे ये नया शुरू हुआ था। उनका उद्देश्य था कि रीजनल प्लानर्स बनाए जाएंगे जो अलग जगह जो है प्लानिंग में मदद करेंगे। तो नया कोर्स था, उसमें कुछ कोई भी लोग जा सकते थे। अधिकांश जो अधिकारियों के IAS के बच्चे थे वो थे उसमें। हाँ, तो सीट नहीं थी, हम लास्ट में आए तो सीट नहीं थी, तब तक हमारा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का रिजल्ट थोड़ा लेट आया, पर एक सीट खाली हुई, कोई जा रहा था, तो उसमें हमारा एडमिशन हो गया। अब वहाँ जब हम जाएं तो वो आगे की सीट पे बैठे तो हमको बैठने नहीं दे वहाँ। अच्छा, सामने ना, हाँ, क्योंकि एक तो उतनी फर्राटेदार इंग्लिश हम नहीं बोलते थे, दूसरा क्योंकि बड़े एलीट क्लास के और वो सब IAS के, हाँ, और हाँ अपने उस फैशन और उसके साथ सारे बच्चे वहाँ बैठते थे। तो फिर मेरे दिमाग में मैंने कहा अच्छा ठीक है, हम अपनी मेरिट पे आगे वो बनाएंगे जगह।
और मैंने मन में ऐसे ही ठाना, मैंने कहा चलिए हम टॉप करके अगर दिखा देंगे तो निश्चित तौर पर आगे बैठने की जगह मिलेगी। मैंने किसी से कहा नहीं, पर ऐसी बात चलती रही, तो हमने कहा चलो ठीक है। तो हमने चुपचाप जाते थे, पढ़ा हमने क्लास, और उसके बाद लाइब्रेरी में 2 घंटे अपनी पढ़ाई की, फिर घर आ गए और घर आके पढ़ते रहे। जब रिजल्ट आया पहले सेमेस्टर का, तो मैंने टॉप कर दिया उसमें। तो सबने कहा कि भाई किसने टॉप किया, तो उन्होंने कहा कि वो एक अवधेश नाम का लड़का जो सीधा साधा सा था, वो उसने किया। तो वो चांस का उस दिन हम घर नहीं गए, वो वहाँ गए नहीं, यूनिवर्सिटी यूटीडी में नहीं गए। तो वो सब घर आए कहने लगे कि वो मिठाई खानी है, हमारे फादर थे चांस की बात वहाँ। तो उन्होंने कहा कि किस बात की मिठाई, बोले कि ऐसा ऐसा उन्होंने टॉप किया। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है क्या टॉप नहीं, बोले आपने टॉप किया है और रिजल्ट वहाँ लगा हुआ है। तो ऐसे करके फिर वो सबने फिर रिकॉग्नाइज किया, और फिर हम आगे की जगह बैठने की भी जगह बन गई। तो इस तरह की लाइफ जो है चलती रही। लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर आप सही समर्पण के साथ, तो सही मेहनत के साथ, तो सही मन से अगर कोई प्रयास करते हैं, तो निश्चित उसमें आपको सफलता मिलती है। बिल्कुल। क्या जो हम एक आपके बारे में और सद्य पिताजी के बारे में कहा यह जाता है कि राजनीति में आदमी ईमानदार नहीं रह पाता है, लेकिन उनका जितना संघर्ष, मैंने उनके कई इंटरव्यू किए हैं, उनका जो संघर्ष था, ऑनेस्टी थी, और खुलकर मतलब छल फरेब रहित राजनेता माने जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो हमारे बुजुर्गों ने जो आपको दिशा दी थी, आज पिताजी ने जो आपको गाइडेंस दिया था, आज सत्ता के शीर्ष सर्वोच्च लोकतंत्र का मंदिर है, विधानसभा के प्रमुख सचिव हैं आप, आपको क्या लगता है कि आज जिस पद पर आप बैठे हैं, ये माता पिता का गाइडेंस है, उसके साथ आप न्याय कर पाते हैं? जहां जितने क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत हैं आपके ऊपर, पूरे मध्य प्रदेश के विधेयक से लेके सरकार की रीढ़ कही जाती है हमारी विधानसभा। निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत ही जिम्मेवारी का पद है ये। और देखिए इसमें भी क्या है, एक संयोग की बात रहती है। एक बार हम गांव में थे, पिताजी भी वहां थे, पिताजी उस समय शायद चुनाव वगैरह हार गए थे, फिर हमारे चाचा सरपंच थे, तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए अब यहाँ तुम्हारे लिए स्कोप नहीं है, और अगर तुम्हें कुछ भी करना हो तो राष्ट्रीय स्तर पर करना, भली कुली बनना पड़े तो नेशनल लेवल पे। तो मेरे दिमाग में वो बैठ गया कि मैं अगर जॉब करूंगा तो नेशनल लेवल पे करूंगा। अब मैंने यहाँ जब MA कर लिया, तो यहाँ हमको ऑफर मिला, हमारे जो प्रो वाइस चांसलर थे प्रोफेसर मनोज, उन्होंने कहा कि भाई तुम जो टॉपर्स होते हैं उनको हम यहाँ रिसर्च स्कॉलर रखते हैं, और बाद में वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। तो हमने कहा कि नहीं, हमको स्टेट लेवल पर करना नहीं, हम तो नेशनल लेवल पर करेंगे। हमने यहाँ उसका स्टेट सर्विसेज का भी एग्जाम भरा नहीं। कई लोगों ने कहा कि आप यहाँ भर दीजिए, हाँ, हमने कहा नहीं, मत इसमें नहीं भरेंगे, हम तो नेशनल लेवल पर करेंगे। तो यहाँ से अब ये सर्कल, सोशल सर्कल बढ़ गया। अब ताजी ने कहा कि यहाँ तुम्हारा कैरियर नहीं बनेगा, तुम्हें पढ़ना हो तो दिल्ली जाओ। तो उस समय जो है वो विद्यापति चतुर्वेदी हमारे यहाँ के सांसद थे, हम वहाँ चले गए, सामान वहाँ रखा, और कहा कि भाई कैसे तैयारी करेंगे। तो किसी ने कहा कि आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ में एडमिशन ले लोगे तो हॉस्टल मिल जाएगा, और क्योंकि दिल्ली में रहने की प्रॉब्लम, और आप यहाँ अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, तो वहाँ गए, तो उसमें हमारा एडमिशन हो गया। हॉस्टल मिलने में थोड़ी देर हो रही थी, क्योंकि उनका जो बंगला था वो पार्लियामेंट के पास से ही था। तो हम जब निकलते थे तो पार्लियामेंट की बिल्डिंग के सामने से, तो मुझे दिमाग में कहीं आता था कि कभी हम भी में जा पाएंगे क्या। तो चांस के बाद एक दिन हम जा रहे थे, तो एक जब मैं जहाँ मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, वहाँ एक JPS मलिक साहब थे, वो भी पढ़ते थे। तो उनका सिलेक्शन होके वो राज्यसभा में विधायी अधिकारी थे। क्या बात है। वो एक दिन हमको टकराए, कहने लगे भाई आप यहाँ कैसे? तो मैंने कहा ऐसे आए थे वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए और आगे कॉम्पिटिशन तैयारी के लिए। और मैंने कहा अब काफी समय हो गया है, मैं जून में आ गया था, उससे अगस्त आ रहा है और हॉस्टल तो मिल ही रहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं वापस भोपाल जाके ही तैयारी करूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं देखिए ऐसा है कि दिल्ली पहले धक्के देती है फिर कुछ मिलता है, तो मेरी मानो 15-20 दिन और इंतजार करो। और सामान कहाँ रखा? मैंने कहा कि हमारी जो सांसद है बोले नहीं यहाँ से उठाओ सामान, मेरे यहाँ चले। तो उन्होंने वकील रहते थे उनके पास, तो वो हमको जबरदस्ती साथ में ले गए। अब ये चल रहा था कि भाई हम डेली जाते थे, वहाँ देखते थे कि हॉस्टल की लिस्ट निकली कि नहीं निकली। पहले क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं उनकी निकलती थी, पर बाहर वालों को बोलते थे। तो ऐसा चलता रहा, तो 10 दिन करीब और हो गए। उसके बाद फिर जो है वो उन्होंने कहा कि देखिए हॉस्टल की लिस्ट तो आती जाती, अभी आएगी 1 आध हफ्ते बाद, लेकिन एक मैं तेरे लिए एक फॉर्म लेके आया। तो मैंने कहा क्या फॉर्म है? तुम बोले ये जो है लेजिस्लेटिव कमेटी ऑफिसर का की पोस्ट निकली हुई है पार्लियामेंट सेक्रेटरीट में, लोकसभा और राज्यसभा, और नेशनल लेवल का इसमें एग्जाम है।
तो इसको तुम भर सकते हो। तो मैंने कहा कि भाई हम तो सिविल सर्विस करेंगे, इसका क्या करना हमको। तो उन्होंने कहा कि नहीं देखिए ये उससे भी कई मायने में बेहतर भी है, सीधा वीआईपीएस के बीच में अपने को काम करना होता है और सिलेक्शन भी बहुत फेयर होता है, यूपीएससी पैटर्न पे होता है। मैंने कहा पोस्ट कितनी है, बोले 7। तो मैंने कहा 7 पोस्ट तो यहाँ वालों के लिए कैसे मिलेगी? तो वो कहने लगे नहीं देख मैं विश्वास दिला रहा हूँ, मैं भी छोटी जगह से आया हूँ, इसी एग्जाम से मेरा सिलेक्ट, अगर तुम सही ढंग से मेहनत करोगे तो ये सिलेक्ट हो सकते हैं। अब मैं चूंकि जब गांव से चला था तो गांव में भी सभी लोगों ने कहा कि बेटा जल्दी से जल्दी अपने पैर पे खड़े हो जाओ। तो वो भी मेरे दिमाग में था कि घर में बड़े भी हैं, सपोर्ट की भी जरूरत है, सारी चीजें हैं, परिस्थितियां हैं तो रहती है। हाँ, हमारे दादा दादी भी कहते थे। तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है, एक साइड में हम इसको भर देते हैं, आप कह रहे हैं तो मैंने वो फॉर्म भर दिया और उन्होंने कहा कि भाई इसमें MA LLB फर्स्ट क्लास कंप्लीट वो है, क्वालिफिकेशन रखी गई। तो बोले MA तुम फर्स्ट क्लास हो और LLB कर रहे हो तो इस बेस पे ही इसमें अप्लाई कर सकते, तो आप एलिजिबल हो, नहीं तो भर भी नहीं सकते थे। वो बोले हमने तेरी मार्कशीट देखी तो सभी मार्कशीट अच्छी थी। तो उन्होंने भरवा उन्होंने कहा 1 रुपए इसकी फीस है, वो भी मैं दे रहा हूँ, तुम इसको भर दो। उन्होंने भर दिया। अब भरने के बाद क्या हुआ, तब तक हमारा 15-20 दिन के बाद सितंबर के फर्स्ट वीक में वहाँ हॉस्टल का आ गया, हम शिफ्ट हो गए वहाँ। अब ये मेरे दिमाग से निकल गया कि ये कोई अप्लाई किया, हाँ अप्लाई किया है। ये चलता रहा, टाइम हो गया, उसका वो आया कॉल लेटर आया। तो वो तब तक हमने क्या किया था, क्योंकि हॉस्टल नहीं था तो हमने भोपाल का एड्रेस दे दिया था, यहाँ का जहाँ पिताजी रहते थे। तो वो भी चूंकि कुछ थे नहीं तो कभी आते थे साल 6 महीने में, कभी नहीं आते थे। तो वो लेटर अक्टूबर में आया होगा, वो पड़ा रहा नवंबर तक। जब वो यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि भाई पार्लियामेंट सेक्रेटरीट और लोग नई दिल्ली की चिट्ठी है, तो क्या है भी महत्वपूर्ण होगी है। तो वो लेके दिल्ली गए, कहते भाई तुम्हारा कोई लेटर आया था, क्या है देख। तो देखा तो उसमें दिसंबर में एग्जाम था। तो हमने कहा ये मलिक साहब ने भरवाया था और ये हम तो भूल ही गए, इसमें क्या तैयारी करनी थी, क्या वो था। तो हम उनके पास गए, अरे बोले भाई देखो ये तुम बहुत लेट हो गए, ये तो 2-2.5 महीने का कोर्स रहता है, ये ऐसे पूरी अलमारी को भरे हुए थे। बोले ये सारे कोर्स हैं, हाँ उसमें पूरा जो है इंग्लिश है, हिस्ट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसे 5-6 सब्जेक्ट का पूरा वो था, उसमें पॉलिटिकल साइंस है। तो कहने लगे कि पूरे कोर्स यदि कोई ये पढ़ लिया तो इसमें सिलेक्शन होने की स्थिति बनती है। और बोले ये 2 से 3 महीने में पूरा हो जाता है, अब तुम्हारे पास तो टाइम मुश्किल से 1.5 महीने का है। तो उसके लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा कि 24 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। और लेकिन ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि IAS से बराबर नहीं तो बहुत उसके 2nd नंबर की बेस्ट सर्विस है। और पार्लियामेंट का बोले यहाँ क्योंकि दिल्ली में रहने की समस्या, थोड़ा उन्होंने मोटिवेट किया हमको, तो यहाँ अच्छा उसका आवाज भी मिल जाते हैं जल्दी, और बाकी जगह मिलने की दिक्कत जाती है, लेकिन पार्लियामेंट का अलग फूल है। तो ये स्थिति यहाँ रहती है, तो तुम मेहनत करोगे तो बन पाएगा। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। फिर वो कहने लगे लेकिन उसके लिए एक तुम्हें तरीका, बोले मैं तो ये तरीका ये अपनाता था कि कई बार मैं बाहर में घोक करके और पढ़ता था, तो बाहर जाने की स्थिति नहीं रहती थी। लेकिन तुम क्योंकि हॉस्टल में रह रहे हो और तुम्हारे पास उसका बस का पास है, तो कब टाइम दिन भर निकल जाएगा पता नहीं लगेगा। तो मेरा ये मानना है कि तुम अगर यहाँ आ जाओगे हमारे यहाँ, तो यहाँ आप पढ़ोगे तो ही इस एग्जाम की टफ होगा, कम कंपटीशन और नेशनल लेवल का कंपटीशन है, तो मेहनत के बिना नहीं निकल पाएंगे। तो मैंने विचार किया, मैंने कहा चलो ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं, कोर्स भी किताबें भी यही हैं, तो हम आ जाते हैं। और अब आने के बाद उन्होंने ये हमको तय कर दिया, उन्होंने कहा देखिए मैं 9 बजे निकलूंगा पार्लियामेंट के लिए और शाम को 6 बजे आऊंगा। तो मैं कोई खाने की, पीने की, किताब जो भी चाहिए हो वो हमको स्लिप सुबह 9 बजे देना और शाम को हम ला के देंगे। और बोले बाहर से हम ताला लगा के जाएंगे, बोले क्योंकि अगर नहीं लगाया तो तुम एक बार बाहर गए तो कहीं दोस्तों से, तो कहीं हॉस्टल कहीं चले जाओगे, वो पता नहीं लगेगा कि कब समय निकल गया। बोले दिन में या तो पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो सोओगे, तो फिर रात में पढ़ना। तो फिर धीरे धीरे हमने, क्योंकि हमको भी अब ये लगा कि भाई ठीक है अपने पैर पे खड़े होने का एक अवसर मिल रहा है, और नेशनल लेवल का क्योंकि मैंने तो नेशनल लेवल की भी सर्विस है, तो इस पे ट्राई किया जा सकता है। तो हमने उसको पूरा जी जान से फिर दिन रात उसकी पढ़ाई की। फिर हमारा एग्जाम हुआ, तो उसमें फिर हमारा रिटन में सिलेक्शन हो गया। अब रिटन के बाद फिर इंटरव्यू हुआ, बड़ा बोर्ड था, लोकसभा और राज्यसभा के बड़े बड़े अधिकारी सारे लोग बैठे थे, तो वहाँ भी हमने वो दिया। पहले तो फर्स्ट एग्जाम था, पहला ही वो था, लेकिन हम उसमें भी सिलेक्ट हो गए। और इसी टाइम में फिर क्या 2 एग्जाम हमने और दिए थे। एक था ONGC का, ऑयल एंड नेचुरल गैस जो कमीशन है,
उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का था जिसका देहरादून में इंटरव्यू हुआ, और एक था इस पर जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डीएसपी। तो उन दोनों में भी हमारा सिलेक्शन हो गया। अब ये 3 लेटर मेरे पास सहयोग से हो गए। तो अब ये तय हुआ कि कहाँ जाया जाए। तो उसी समय जो है पिताजी और 1-2 और जो वहाँ के लोकल हमारे नाम सुनीकरा जी वगैरह सांसद थे, उनके साथ ऐसे मिलने के लिए हम चूंकि पार्लियामेंट वहीं थे, तो वो उन्होंने कहा कि हाँ ये यहीं उसमें नॉर्थ एवेन्यू में, तो उनसे मिलते हुए वो हमारे पे इधर आ गए। तो उन्होंने कहा कि भाई ये, हमने कहा ये है, इनमें से क्या करें। तो वो सब लोग कहने लगे देखिए ये तो सब बॉर्डर और उसकी तो सबको मिल जाती है, लेकिन पार्लियामेंट की जॉब नहीं मिलती है। तो हम सबका तो कहना है कि अभी हाँ ये इसको ज्वाइन कर लो। फादर ने कहा कि अगर ठीक है इसको ज्वाइन कर लो, अगर तुम्हारा आईएएस वगैरह हो जाता तो इसको कभी भी छोड़ सकते हैं, और रहने के हिसाब से भी इसमें जल्दी एकोमोडेशन मिल जाएगी, सब चीजें हो जाएगी। तो ऐसा करके फिर हमने जो है वो उसके कहा कि हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब जब कॉल लेटर आया तो उसके बाद क्या करते हैं, वो यहाँ वेरिफिकेशन कराते हैं, हाँ कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, ये सारी चीजें। लेकिन उस समय वो हो गया था गेस्ट राजी 84 की, तो यहाँ से हमारा हो गया नहीं वेरिफिकेशन। अब हम भी शिफ्ट हो गए हॉस्टल में। तो मलिक साहब कहने लगे तुम्हारे बैच के लोग तो ज्वाइन करना शुरू हो गए, तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा है उसमें कॉल लेटर तो आया था सिलेक्शन का, तो हमको इंटीमेशन थी, तो ज्वाइनिंग के लिए हमने कोई इंटीमेशन नहीं आया। तो बोले तुम वो तो बहुत कॉन्फिडेंशियल रहता है, हम लोग तो पूछ भी नहीं सकते, तुम जाकर के वो जो सेक्शन है उनसे पता करो। तो हमने अपॉइंटमेंट लिया, हमने वहाँ पूछा कि भाई हमारा ऐसा ऐसा एग्जाम था। हाँ बोले तुम्हारा वो नहीं आया है, वहाँ से कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो आती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से वो नहीं आई है, या तो तुम्हारा कोई वो मुकदमा चल रहा है या क्या चीज है, कुछ ऐसा तो नहीं है। हमने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। हमने यहाँ पता किया तो यहाँ पता लगा कि वो उसके गेस्ट राजी की वजह से सारी डाक वो हाँ मिक्स हो गई और फिर नहीं पहुंचा। तो बाद में फिर उन्होंने कहा चलो हम आपके लिए हम एक दूसरा लेटर बना देते हैं। तो उस समय शायद मोती सिंह जी कलेक्टर थे, तो हमने उनको दिया, फिर उन्होंने वेरीफाई करके यहाँ से, तो फिर मैंने 1985 में वो ज्वाइन किया, जॉब वहाँ हमने ज्वाइन कर लिया, और 91-92 तक हम वहीं थे। फिर कुछ पारिवारिक परिस्थितियां बनी, खैर हमारा हम चूंकि बड़े थे, पिताजी भी वहीं थे, सारे भाई वगैरह भी वहीं पढ़े, हमारे साथ रहे, हाँ दिल्ली में। लेकिन बाद में फिर यहाँ आने का संयोग की घटना घट गई, तो ऐसी चीजें घटित होती रही। 91 की बात थी शायद, क्योंकि उस समय फिर हमारे मैरिज नहीं थी, मैरिज हो गई, वही मिसेज वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर थी टीकमगढ़ में, और उस समय अभी भी होता है, दीपावली से दशहरा से दीपावली अवकाश रहता है अपने, तो ये दिल्ली पहुंच जाया करती थी। अब दिल्ली चूंकि ज्यादा ठंडा रहता है तो इनको थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया। तो बड़ा बेटा जब आया उसमें, तो हम लोग अमूमन जो है हमारा दशहरा और दीपावली हम गांव में ही करते थे, क्योंकि बहुत लोग चाहते भी थे और सबका बड़ा स्नेह रहता था। तो और मैं भी मानता हूँ कि वो जो अति गरीब पिछड़े और बहुत ही वैसे कपड़े पहने हुए बड़ी बुजुर्ग जो माताएं थी, मैं जब जाता था वहां से निवाड़ी से भी, तो मैं सुबह 10 बजे हमारी ट्रेन आती थी और घर पहुंचता था मैं 2 बजे, क्योंकि सबसे मिलते हुए, सबके पैर पड़ते हुए, फिर किसी ने बिठा लिया, हाँ बिल्कुल, सिर पे हाथ फेरे। तो मुझे आज भी वो याद आता है कि उन्हीं का आशीर्वाद जो है यहाँ तक वो लेके आया, तो उनका सबकी मुझे याद आती। तो मैं दशहरा पे सबके घर जाना और दीपावली वहां मनाना, तो ऐसे जाते थे। तो जब हम दीपावली पे गए तो इनको थोड़ी सी खांसी आ रही थी, तो मदन ने कहा कि ऐसा रहता है कि पहले इशू में ये एलर्जी हो जाती है, किसी को खांसी खुजली हो जाती है, अपने आप ठीक हो जाएगा। अब ये बात जब उन्होंने कही तो हम लोगों ने कहा ठीक है, ज्यादा इसमें कोई वो नहीं। हमने इनको टीकमगढ़ छोड़ा और हम दिल्ली आ गए। अब दिल्ली आने के बाद जो है वो 2-3 महीने जब हो गए होंगे, तो पिताजी गए टीकमगढ़, तो उनको काफी वो लंग्स में इफेक्ट हो गया, क्योंकि ऊपर से कुछ कफ सिरप वगैरह पीते रहे, तो वो दबी रही, लेकिन हाँ अंदर से, और वीकनेस आ गई और वो आने लगा। तो वो हमसे नाराज हुए, कहने लगे लापरवाही कर रहे हो, उनको यहाँ तो यहाँ लाओ, नहीं तो भोपाल में दिखाया। तो मैं यहाँ भोपाल लाया, तो फिर यहाँ उनको करीब 1 महीने एडमिट रखना पड़ा। अब उस दौरान क्योंकि छुट्टियां भी हमारी खत्म हो गई, तो दिल्ली में 5 डे वीक था, तो हम फ्राइडे को चलते थे और यहाँ सैटरडे आए, संडे रहे, संडे की रात को फिर जीटी पकड़ के वहां, तो ऐसे अप डाउन कर रहा है। तो इसी दौरान 92 में ये बीजेपी गवर्नमेंट बनी,
तो अब चूंकि वहाँ जब हम पार्लियामेंट में तो हम ही मेरे ख्याल अधिकारी थे, वहाँ तो कोई था नहीं, तो जो अपने यहाँ के सांसद रहते जैसे रामेश्वर जी नीकरा थे, सुरेश पचौरी जी थे, सुरेंद्र ठाकुर जी थे, ऐसे जो भी थे उनसे सबसे हमारा संवाद होता रहता। तो नीकरा जी के जो ससुर साहब थे श्री लक्ष्मी नारायण जी गुप्त, वो मिनिस्टर बने थे, तो उनके जो बच्चे थे वो कई बार न्यू मार्केट में ऐसे टकरा जाए, बोले भाई अवधेश जी बहुत दिख रहे हो, क्या बात है ये, मैंने कहा कुछ फैमिली प्रॉब्लम है इसलिए आना जाना हो रहा है। तो वो ले गए वहाँ 45 बंगले में, उनका बंगला था। फिर उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी नन्ना जी हम जिनको कहते हैं वो मंत्री बन गए, तो मैंने बताई बहुत अच्छी बात है। तो ऐसी बात करते करते वहाँ पहुंच, चांस के बाद वो मंत्री जी खुद आ गए वहाँ। अब जब वो मंत्री जी खुद आ गए तो उन्होंने हमारा परिचय कराया कि ऐसे ऐसे ये राज्यसभा में अधिकारी हैं नन्ना जी फलाम, तो बोले कि हमको भी एक अच्छे अधिकारी की जरूरत है। तो बोले आप इनको ले लीजिए ना, इनको पारिवारिक परेशानी भी है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये तैयार हो जाए तो हम ले लेंगे। तो हमने कहा कि हम तो तैयार हो जाएंगे लेकिन पार्लियामेंट नहीं छोड़ेगा, वहां से बहुत टाइट सिलेक्शन होता है और बहुत उससे रहता है, तो वहीं केंद्रीय मंत्रियों के नहीं छोड़ते, यहाँ तो कौन छोड़ेगा। तो वो थोड़ा रुक के कहने लगे नहीं अगर आप हाँ कह दो तो मैं डॉक्टर साहब से आपको रिलीव करा लाऊंगा। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मतलब, बोले डॉक्टर शंकर दयाल साहब, वो उस समय उपराष्ट्रपति थे, अब वो तो चूंकि चेयरमैन राज्यसभा ही होते थे 100। तो मैंने कहा कि अगर आप इतना कह रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर मुझे भी लगा कि चलो अब कुछ परिवार को एक साथ रखने में या अपने स्टेट करने का एक अवसर मिल रहा है तो अलग आनंद, हाँ तो फिर चेंज करना चाहिए। तो हमने कहा कि आप ठीक है, आप यहाँ से गवर्नमेंट से आप चिट्ठी भिजवाइए, हम अपना सहमति दे देंगे। इन्होंने चिट्ठी भेज दी, वहाँ गई, हमसे सहमति मांगी, हमने कहा कि हमारा यहाँ लियन यानी वापस आने का अधिकार रहे तो हम जाने को तैयार हैं। अब जैसा रहता है तो एक लॉबी थी जो वो अगेंस्ट में थी, वो कहने लगे भाई ये तो दिस विल बी बैड प्रेसिडेंट, ऐसे तो पूरा पार्लियामेंट सेक्रेटरी खाली हो जाएगा, कोई चेन्नई चला जाए, कोई भोपाल चला जाए, कोई यहाँ चला जाए, इनको जाना है तो ही शुड रिजाइन इनको। तो हमने कहा रिजाइन करके तो नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ गए, ज्वाइन कराया नहीं कराया, क्या स्थिति, हाँ क्या हमको सूट किया वहाँ के नहीं किया। तो हमने ये मान के हमने कहा नहीं हम इस कंडीशन के साथ छोड़ेंगे तो ही जाएंगे। अब होते होते करीब 15 दिन निकल गए और कोई हमने हमारी वो चली गई फाइल, उसमें कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। यहाँ जब भी आए तो पूछे कि आप आए नहीं, आप आए नहीं, तो हमने कहा था कि इतना आसान नहीं है। अब उनको बोलो आप मंत्री जी को कि वो डॉक्टर साहब से बात कर। अब उनको भी थोड़ा संकोच हो, गैप हो गया, वो कहेंगे सुबह करेंगे शाम करेंगे, ऐसा करते करते 1 महीना निकल गया, उन्होंने बात नहीं की। वो कहने लगे हम दिल्ली आएंगे तभी करा लेंगे। अब मुझे लगा कि अवसर हाथ में आया, हाथ से निकल रहा है। तो वहाँ एक ज्वाइंट सेक्रेटरी थे हमारे जो सीनियर ऑफिसर थे, IAS थे JP सिंह साहब, तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर ऐसा, हाँ यार बोले तुम्हारा वो आया था तो कैसे जाना चाह रहे थे, कोई विशेष बात थी। मैंने कहा हमारे परिवार में कोई प्रॉब्लम है तो 6 महीने के लिए मैं जाना चाह रहा था, इसलिए मैंने बोले हाँ आपकी कंसेंट लगी हुई, सहमति लगी हुई थी, तो हमने तो उस पर कर दिया था। तो मैंने कहा फाइल तो लौटी नहीं। तो सेक्रेटरी जनरल थे वहाँ उस समय, बाद में वो गवर्नर बन गए सुदर्शन अग्रवाल जी जुडिशरी के। तो बोले मैं सेक्रेटरी जनरल से शाम को बात करूंगा फिर आपको बताऊंगा। तो उन्होंने बताया कि वो ऐसे नहीं होगा, आपके मंत्री जी अगर बात करेंगे इनसे तो ही लोग गए, अब्बास लोग गए हैं लोग बाहर, लेकिन गए तभी हैं जब ऊपर से कोई राष्ट्रपति जी ने कहा हाँ या ये आपके जो यहाँ के मंत्री हैं वो सेक्रेटरी जनरल से बात करें। तो हमने कहा ठीक है। तो हम यहाँ आए तो हमने कहा ये सेक्रेटरी जनरल से क्या बात करें, इससे अच्छा तो उपराष्ट्रपति जी से बात कर लेंगे। तो उन्होंने फिर भी वो कहा कि हम दिल्ली आगे करेंगे, ऐसा करेंगे। फिर और निकल गया, हमने कहा लगता है कि यहाँ कोई पोस्ट भी नहीं बचेगी और होगा नहीं। तो लास्ट बार हमने जो पूछ लेते हैं उनसे, तो हमने उनसे पूछा कहने लगे देखिए मैंने बताया था ना आपको कि उस फाइल में कीप इट पेंडिंग लिखा हुआ है, या तो सेक्रेटरी जनरल या उपराष्ट्रपति, इनके अलावा कोई फाइल को चला नहीं सकता। तो वो तभी चलेगी जब आप मंत्री से यहाँ बात कराओ। तो हमने कहा चलो छोड़ो, अभी तो लगता है छोड़ देते हैं। अब मैं आ रहा था पार्लियामेंट के संसद के कॉरिडोर में, तो इधर से अडवाणी जी और 2-3 और मेंबर पार्लियामेंट वो सब आ रहे थे। तो मैं जिस कमेटी का इंचार्ज ऑफिसर था उसमें वो अडवाणी मेंबर भी थे और लीडर अपोजिशन भी थे राज्यसभा के। तो उनसे नमस्कार जैसा रहता है सामान्य तरीके से नमस्कार हुई और उन्होंने हालचाल पूछा कि और संख्या हुई, हमने कहा सब ठीक। फिर मैं थोड़ा रुक गया उनकी तरफ देखते हुए, तो कहने लगे कोई बात मैंने नहीं, कोई बात छिपा रहे, बताइए क्या बात है। तो मैंने सर ये गवर्नमेंट को MP से मुझे एक ऑफर लेटर मिला है, तो बोले जाना चाहते, मैंने कुछ फैमिली प्रॉब्लम है तो इसलिए कुछ समय के लिए जाना चाहता था वहाँ सेवाओं में। तो बोले फिर कहाँ दिक्कत आ रही, मैंने कहा आप सेक्रेटरी जनरल से अगर बात कर लेंगे तो शायद स्थिति बनेगी। उन्होंने कहा कि ठीक है आप ऐसा करिए,
कि सवेरे 9 बजे नाश्ता हमारे साथ करें। पंडारा पार्क पे वो रहते थे। तो मैं दूसरे दिन निकला अपना बसंत विहार में, हम पार्लियामेंट पूल के उसमें रहते थे आवास में, और 7 पौने 9 बजे उनके वहाँ पंडारा पार्क पहुंचे। हमने स्लिप भिजवाई, उन्होंने अंदर बुला लिया और मैंने उनसे कहा कि सर जो भी आप बात करेंगे आप अपने बिहाफ पे करिएगा, और मैंने ये शर्त रखी कि मुझे वापस आने का लियन यहाँ बन रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो हम लोगों ने थोड़ा सा नाश्ता किया, फिर उन्होंने 9 सवा 9 के आसपास सेक्रेटरी जनरल को फोन लगाया और उन्होंने कहा उनको भी देखिए मिस्टर ए पी सिंह वेरी गुड ऑफिसर, और इनको गवर्नर ऑफ MP से ये ऑफर मिला हुआ है, उनको जाने दीजिए और उनका लियन वगैरह आप यहाँ रखिए। बस इतना उन्होंने बात करके और फोन रख दिया। अब मैं शार्प अपने चैम्बर में 10 बजे अपने उस पर बैठ गया। मैंने कहा अब देखते भी क्या प्रतिक्रिया आती है इसकी, क्योंकि तब तक ये लग रहा था कि भाई ये देखिए रिजाइन करते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते, जैसा होता है। तो हमको फिर चांस के बाद उस दिन फ्राइडे था, तो जो डिप्टी सेक्रेटरी इंचार्ज थे एस्टेब्लिशमेंट के स्थापना शाखा के भट्टाचार्य जी, उनका फोन आया, कहने लगे सिंह साहब आज कौन सा दिन है? मैंने कहा सर फ्राइडे है। बोले मंडे को आपको भोपाल ज्वाइन करना। तो मैंने कहा सर मेरी शर्तें? बोले सारी शर्तें जो भी आपने अपने कंसेंट लेटर में लिखी हैं वो सेक्रेटरीट को मंजूर है। अब तब उस तरह से ये हुआ कि वो आपके मंत्री ने बात की होगी, तब ऐसा कर करके एक्सेप्शनली हम यहाँ आए थे। अब जब यहाँ आए तो 6 महीने भी नहीं रहे होंगे जब तक वो ये गवर्नमेंट चली गई। हाँ, तो हमको रिलीव करके वापस जाने की स्थिति बन गई। तो उस समय यहाँ जो हमारे सेक्रेटरी थे विधानसभा के विश्वेंद्र मेहता जी, अब क्या पार्लियामेंट के आदमी की विधानसभा से तो एक सहज नजदीकता हो जाती है। तो मैं ऐसे ही कट से कभी वहाँ मिलने जाता था एदा कदा, तो जाने के पहले मैंने कहा उनको नमस्कार कराऊं फिर मैं चलूंगा। तो वो कहने लगे कि भाई अपने राज्य की सेवा नहीं करोगे? बड़ा कुछ। तो मैंने कहा सर राज्य की सेवा के लिए कोई तरीका बनेगा तो करेंगे, बस अब तो हम रिलीव हो गए हैं और वहाँ हमको जाना है। तो क्या वो क्या करते थे कि चूंकि विधानसभा में क्वालिटी बनी रहे तो एक 20% कोटा सीधे डायरेक्ट नियुक्ति का है अंडर सेक्रेटरी लेवल। उसके वो कभी भरता कभी नहीं भरता, मेरे ख्याल में ही डायरेक्ट आया हूँ, बाकी कोई आया नहीं है। तो वो उन्होंने निकाले हुआ था एडवर्टाइजमेंट। तो उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि विधानसभा की सर्विस में भी चांस है आपको, ये मैंने निकाला हुआ एडवर्टाइजमेंट, इसमें MA LLB फर्स्ट क्लास 5 साल का विधानमंडल का एक्सपीरियंस, ये क्वालिफिकेशन थी। तो बोले हमको तो कोई यहाँ मिलता नहीं है, या तो यहीं के लोग रिपोर्टर्स वगैरह भर देते हैं। तो हमने कहा उसमें क्या है भाई, या तो कोई पार्लियामेंट का आदमी आएगा, दूसरी विधानसभा का है और कोई रहने से। तो बोले आप संयोग से इसी स्टेट के हो और हाँ और वहाँ काम कर रहे हो, माना कि वहाँ आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ भी बुरा नहीं रहेगा, 1-2 साल जितना आपको रहना आप रहना, फिर आप चले जाते अगर सिलेक्ट हो गए तो हमने कहा कि ठीक है हम भर देते हैं। तो हमने फॉर्म घर में बात की, सबने कहा कि नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो भरना चाहिए, और ये अभी तो 6 महीने हुए थे और 1 साल रह सकते हैं। तो हमने वो फॉर्म भर दिया। तो सिलेक्शन कमेटी थी जो शीला खन्ना जी हाई कोर्ट जज बन गई थी, वो उसकी जो थी चेयरमैन थी। फिर उन्होंने रिटेन ओरल सारा टेस्ट हुआ और हम सिलेक्ट हो गए। हमने फिर अक्टूबर में उसको 93 में उसको ज्वाइन कर लिया। इन्होंने भी चिट्ठी वहां लिख दी राज्यसभा को कि भाई इनको हम इसमें परमिशन देते हैं। तो ये एग्जाम हमने भी थ्रू प्रॉपर चैनल, मैंने कहा वहाँ सिस्टम से तो वो करके यहाँ आ गए। अब यहाँ के बाद हमको यहाँ का वातावरण बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था, क्योंकि आप नेशनल लेवल पे आप काम करने के बाद फिर यहाँ स्टेट में, हाँ स्टेट में कोई ना हमारा, अच्छा वहाँ क्या पूरा इंग्लिश मीडियम था, यहाँ हिंदी। तो इन्होंने मेहता जी क्या बड़े प्रबुद्ध और बहुत ही वो थे, वो गंभीर उसके। तो उन्होंने पहले हमारा टेस्ट किया। तो उन्होंने कहा उस समय चूंकि विधानसभा भंग थी, ज्यादा कोई गतिविधियां नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया कि 20 साल की जो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी थी उसकी रिपोर्ट पेंडिंग थी। तो उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट आपको बनानी है। अब चूंकि कोई काम नहीं था तो मैं अपने चैम्बर में आके चुपचाप बैठता था। तो पहले उसको इंग्लिश की पढ़ता था, इंग्लिश की फिर हिंदी करता था, फिर उसको इनको दी। तो हमने ड्राफ्ट करके दी तो इनको पसंद आ गई। तो वो हमारे जो जूनियर, हमने तो नहीं देखा, जूनियर्स हैं, वो कहते हैं कि वो मेहता जी ने लिखा था कि इनकी प्रतिभा को निचोड़ा जाए। तो वो उनको लगा, तो उन्होंने कहा कि अब देखिए ऐसा है कि यहाँ हो सकता तुम्हें उतना अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन फ्यूचर यहाँ भी बुरा नहीं है और कुछ अपने राज्य की सेवा के लिए त्याग करना चाहिए। अब चूंकि उनका सोच ये था कि भी आगे विधानसभा कैसे चलेगी, उस के लिए,
और बोले कि भाई तुम्हें रुचि हो ना हो, हमें रुचि ये है कि एक पार्लियामेंट का ट्रेंड ऑफिसर मिल जाएगा, क्योंकि हमें चिंता ये है कि आगे हाउस कैसे चलेगा, जो यहाँ के लोग हैं एक स्तर तक तो ले जाएंगे खींच के, तो आगे कैसे चलेगा, इसलिए हमारा रुचि है। तो जब तक तुम्हारा जमता हो, हमारी इच्छा तो यह है कि आपको कुछ त्याग अपने राज्य के लिए करना चाहिए, और आपका यहाँ परिवार भी है, ये उन्होंने मोटिवेट किया। जबकि हमारे क्योंकि मैंने इनको भी मिसेज को भी बोरा जी थे उस समय सीएम, उन्होंने वहाँ कर दिया था, नहीं उन्होंने वहाँ कर दिया था एमपी भवन में डिप्टी डायरेक्टर, कि हम वहाँ हैं पार्लियामेंट में तो वहाँ चले जाएं। तो उन्होंने हमको ऐसा से मोटिवेट किया, ये उन्होंने मेहता जी ऐसा कर, हाँ कि आप जो है यहाँ अपने राज्य का वो करिए और यहाँ सेवा दीजिए और ऐसा, और ये है फला, और यहाँ भी फ्यूचर बुरा नहीं है, और माना क्यों वहाँ। तो हमने 1 साल की यहाँ। अब वहां से राज्यसभा से हमारे पास लेटर आने लगे कि आप अब तय करिए, आप यहाँ रहना कि वहां वापस आ जाएं। और वहाँ की जो सेक्रेटरी जनरल थी बीएस रमा देवी जी बन गई थी, तो वो भी बार बार हमको इंसिस्ट करें कि भाई देखिए ऐसा है सिंह साहब के यहाँ आपका प्रमोशन भी हो गया है, और वहाँ क्या इंटरनेशनल पार्लियामेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चलता है। तो 2 ऑफिसर राज्यसभा के और 2 ऑफिसर लोकसभा सेक्रेटरी के विदेश जाते थे, कोई लंदन कोई यूएस पार्लियामेंट में। तो बोले आपका बैच वहाँ भी जा रहा है अब्रॉड इसके लिए, तो आप उसमें भी आपको जाना है। अब यहाँ जब भी बात करें तो सभी लोग कहेंगे नहीं यहाँ आपके पास सारे इम्पोर्टेंट काम है, हाउस का काम है, आपको नहीं छोड़ेंगे, और ये और क्या करोगे वहाँ जाके फलाने का। तो ऐसे करते करते जो है वो, हालांकि मेरी अंदरूनी इच्छा तो रही कि जब वापस चले जाए, लेकिन जब भी बात आए तो वो सेक्रेटरी, हमारे जो सेक्रेटरी थे वो भी यही कहें और स्पीकर साहब भी यही कहें कि क्या करोगे और यहाँ अपने राज्य में करो और यहाँ संभालना है और ये है वो। ऐसे करते करते तो ये हुआ कि फिर हम यहीं से फिर हमने सेवाएं शुरू कर दी, और फिर ये दायित्व तो आज जो मिला है, इसको आप सभी की शुभकामनाओं से और उससे संभालने के चल रहा है। क्योंकि दर्शकों को ये आश्चर्य होगा आपकी ये संस्मरण सुन के कि लोग नीचे से ऊपर जाते हैं। आप देश की सर्वोच्च संस्था जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा है, वहां के अखिल भारतीय जो जिस स्तर की जो सर्विस है लोकसभा राज्यसभा की, वहां से आप मध्य प्रदेश की सेवा करने के लिए आए। आपको क्या लगता है सर, हमारे दर्शकों को आपका संदेश क्या होगा कि क्योंकि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। एक छोटे से गांव से, टीकमगढ़ के छोटे से गांव से निकल के और आप दिल्ली ज्वाइन करते हैं। दिल्ली में आप जहां पूरे देश का संविधान बनता है, देश के नियम कानून बनते हैं, राज्यसभा में आप ऑफिसर के रूप में ज्वाइन करते हैं, और मध्य प्रदेश में आके आज मध्य प्रदेश की शीर्ष संस्था, हमारे लोकतंत्र के मंदिर के शीर्ष हैं आप, प्रमुख हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। जैसा मैंने कहा कि समर्पण और मेहनत के साथ यदि आप अपने लक्ष्य को सामने रखते हैं और उसी दिशा में फिर अपना सही ढंग से प्रयास करते हैं तो सफलता आपको अवश्य मिलती है, भले आप किसी परिवेश से आए हों। तो यही रहा कि हमने फिर दूसरी तरफ देखा नहीं, हमने जो अपना लक्ष्य लिया उसकी तरफ ही हम आगे बढ़ते चले गए, और फिर उसी में आप समझ लीजिए कि ऊपर वाला भी मदद करता है और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी काम करता है। लेकिन सबसे पहले आपकी मेहनत लेनी है। यदि आपने सही लक्ष्य निर्धारित किया और सही दिशा में आपने मेहनत की तो सफलता निश्चित मिलती है। तो कोई भी व्यक्ति इसको हासिल कर सकता है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने प्रदेश की सर्वोच्च विधायी संस्था में इस पद पर हूँ, और कई बार इस पद पर निभाते हुए चुनौतियां भी आती हैं। मुझे बहुत सारे जो है माननीय अध्यक्ष गण के साथ काम करने का अवसर भी मिला है। इसी कार्यकाल में मुझे कम से कम 6 से 7 माननीय अध्यक्ष, चाहे वो सामयिक अध्यक्ष रहे हो चाहे वो रहे, उनका वो मिला सानिध्य मिला है। तो काफी अच्छा अनुभव इसका रहता है। और आप जब विधायी संस्था में काम करते हैं तो आप इतिहास को बनता देखते हैं। क्योंकि जब मैं पार्लियामेंट में ज्वाइन किया था तो वहाँ जो हमको प्रमोशन दिया गया तो उन्होंने यही कहा था कि आपको कोई भी सदस्य ऐसा देखे कि कपड़े मैले पहने हुए है, अनपढ़ दिख रहा है, लेकिन वो बहुत ही प्रबुद्ध है क्योंकि उसने नीचे से संघर्ष करके आया है, जनता के बीच से चुना है। तो वहाँ उसको आप पूरा महत्व दीजिए। और यहाँ आप जो है ये बहुत विशिष्ट संस्था है, इसमें सभी लोग नहीं आ सकते। यहाँ आप हिस्ट्री को बनता हुआ देखते हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे राज्य की अपनी संस्था में यहाँ। चूंकि दर्शक इन जो आपका संदेश है इसके साथ एक और चीज जो लक्ष्य यदि सोच लिया जाए, अगर आपने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान जब आप प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन कर सकते थे और आज हो सकता है कि कुलपति तक आप बनते प्रोफेसर के रूप में, लेकिन आपने उस समय ही राष्ट्रीय स्तर पर छा जाने का जो संकल्प लिया था कि हम राष्ट्रीय स्तर पर काम करेंगे। और एक तो सामान्य आईएएस आईपीएस जो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, उनका एक दायरा होता है, वो एक पद पर होते हैं, लेकिन आपने जो ठाना था राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे राज्यसभा हो चाहे मध्य प्रदेश की विधानसभा हो, जहां इतिहास बनता है,
जहां इतिहास लिखा जाता है, जहां हमारी देश की गाथा लिखी जाती है, देश भर में क्या हो रहा है, वहां आपने जो नेतृत्व किया है और जो मध्य प्रदेश को आप नेतृत्व कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए गौरव की बात तो है और हमारे दर्शक भी इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। उन्हें कि अगर जरूरी नहीं है कि आप दिल्ली में रह के ही आप बहुत बड़े पद पर पहुंच सकते हैं। टीकमगढ़ के एक छोटे से गांव में पैदा होकर और वहां अध्ययन कर और एक सामान्य वर्ग के बस लक्ष्य वही है कि कड़ा संघर्ष परिश्रम तो है, लेकिन ऑनेस्टी भी काम करती है। आपके अवधेश प्रताप सिंह जी का परिवार जो है, आपके पिताजी और आपके पूरे परिवार ने ईमानदारी से शिद्दत के साथ कड़ा परिश्रम किया है, मेहनत की है, तभी मंजिल मिल पाती है। मेरा आग्रह है दर्शकों से कम ऐसी शख्सियतों को देखें, समझें और उनके बताए गए रास्ते पर चलें। हमारे साथ आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री अवधेश प्रताप सिंह जी थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। मैं इस अवसर पर अपने बुंदेलखंड की माटी को भी नमन करता हूँ।